नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पूरी रात नींद नहीं आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना घबरा दिया, डरा दिया कि समझ नहीं आई कि अब होगा क्या। अजब किस्म का सस्पेंस हर 2-4 दिन के बाद क्रिएट हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे नाच गाना होता है जैसे पता नहीं जंग ख़त्म हो गई। हम एक तो अजीब ही समत के अंदर निकल पड़े हैं, कभी हमें कोई समत का पता ही नहीं। पाकिस्तान के सारे तज्जिया खारों ने कह दिया कि 1 हफ्ते में जंग ख़त्म हो जाएगी, मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। फिर मसला अलहदा, महीने से ऊपर मामला निकल गया, अब 1.5 महीना होने को आया। फिर कल बोला 48 घंटे के अंदर मसला हल। सब लोगों ने एक दूसरे से गले मिल लिए। ईद के बाद दोबारा से ईद मना ली और लड्डू बेड़े खाकर बोला जंग ख़त्म हो गई, पाकिस्तान ने ख़त्म करा दी। ओ भाई, पहले फरीकों से तो बात करो, फरीकैन से तो बात करो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, मैं छोटा सा एंकर हूँ। मैंने आपको ये बात बोली थी कि ईरान ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। जब तक मुकम्मल तौर पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बंद नहीं हो जाती, यानी एक भी बंदूक नहीं चलती, वो टेबल पे आएंगे ही नहीं। आप ऐसे ही बिला वजह उनके बिहौफ पे मसला हल हो गया, ये हो गया, गले मिल रहे हैं, मिठाइयाँ, लड़की लड़के की आपस में मुलाकात ही नहीं हुई, काजी छुट्टी गया हुआ है, आप ऐसे ही लोगों को निकाह की मुबारकबादें दे रहे। खैर नहीं जाने दो, हमें क्या। फिर उसके बाद शबरजैदी टाइप लोग निकल आते हैं, पाकिस्तान में अरबों डॉलर आ जाएंगे, ये वो 1.5 महीना निकल गया। भाई अरबों डॉलर तो आए नहीं। उसकी वजह ये है कि उसके लिए ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ग्राउंड कैसे बनेगा? ग्राउंड बनेगा अगर वो पैसा अगर दूसरे ममालिक से वापस पाकिस्तान आता है तो मेरे प्यारे भाई उसके लिए एमनेस्टी स्कीम देनी पड़ेगी। एमनेस्टी स्कीम के सख्त मुखालिफ है आईएमएफ की इजाज़त के बगैर एमनेस्टी स्कीम आ नहीं सकती। मेरे मुंह में अगर लफ्ज़ आता है एमनेस्टी तो सारे ताजिर सनतकार उछल पड़ते हैं, कहते हैं साहब क्यों कर रहे हैं एमनेस्टी, नहीं दे एमनेस्टी, नहीं दे एमनेस्टी। फिर पाकिस्तान की मईशत को भी मुश्किल में डाले रखें, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को भी बिठा दें, मुल्क के अंदर जो मामलात हालात हैं और बिगाड़ पैदा करें। आपको पता है आईएमएफ ने हमसे मनवा लिया है कि अब ओपन करेंसी रेट रिजीम होगी, फ्री फ्लोट पे होगा, जो फ्री फ्लोट फैसला करेगी वही होगा। फिर अब क्या करें? यानी इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर तो करो। सोचते आप हो नहीं। अब एमनेस्टी स्कीम अगर नहीं लाना चाहते तो कोई स्कीम तो लानी पड़ेगी। हुकूमत ने तैयार कर ली, ओ भाई हुकूमत ने तैयार कर ली, लेकिन हुकूमत ने आईएमएफ से इजाज़तनामा ले लिया। ये तो पहले भी 4 दफ़ा ले चुके हैं। भाई देखो, ये मसला हुकूमत ने हल करना है कि एमनेस्टी स्कीम किस शक्ल की होगी, उसका क्या नाम होगा। गाड़ियाँ वो चला रहे हैं, तनख्वाहें वो ले रहे हैं, मज़े वो ले रहे हैं, पेट्रोल हमारे लिए महंगा हो रहा है, उनका पेट्रोल फ्री है। उनका फैसला होगा, वो ये काम करेंगे। मैंने आपने सोचना होता तो फिर थोड़ी काम था यार। मीडिया वालों का सारा काम था, मीडिया बड़ी जिम्मेदार है, मीडिया का काम, सारा काम मीडिया का सारा काम नहीं है। हम डिस्कशन कर सकते हैं, एक चीज़ को फोरफ्रंट पे ला सकते हैं, बाकी काम हुकूमत ने करना है, आपने मजबूर करना है। इसीलिए हमने आज राहिल हारून साहब को दावत दी है, जो कि कराची के रियल एस्टेट की प्रीमियर तंजीम के सरबराह भी हैं, पाकिस्तान के भी बड़े अहम जो हैं वो रहनुमा हैं रियल एस्टेट के। वेलकम करता हूँ आपको शो। शुक्रिया राहिल हारून साहब। अब मसला आपके सामने बाकायदा रखता हूँ। मसला ये है कि हुकूमत ने मुसव्विदा तो शायद तैयार कर लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, ख़बरों में भी आ गया। लेकिन मसला ये है कि सेकंड इसका जो पार्ट होगा वो ये है, सम हाउ कन्विंसिंग आईएमएफ एंड देन सम हाउ कन्विंसिंग आवर ब्यूरोक्रेसी कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवा दे। ये दोनों काम करना बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया तो मुल्क जो है माजी में बड़े मुश्किल हालात से गुज़रा है, और हमने देखा कि जब से फील्ड मार्शल साहब ने आकर कुछ ऐसी अपनी पॉलिसीज़ या उनको इम्प्लीमेंट करवाया और उसके बाद जो दुश्मन मुल्क को जो है एक शिकस्त भी दी, तो उससे भी एक बड़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं। अब इस टाइम जो हमारे आईएमएफ की जो और ये शराइत हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जंगी हालात हैं वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, तो उनको एक सेफ़ पैसेज तो देना पड़ेगा और उसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जिसमें वो ट्रस्ट भी करें, और उनके लिए एक फोरम भी होना चाहिए कि जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको
ये बावर कराया जाए कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ आएंगी तो वो सिक्योर्ड होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माजी में ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि ओवरसीज़ जो इन्वेस्ट करते थे तो उनके वो समझते थे कि हमारे प्लॉट जो है वो हम उनकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं या हमने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, मगर जब यहाँ आते हैं तो सिनेरियो कुछ और होता है जी। तो उसके लिए कुछ एक अब मजबूत मैकेनिज्म की ज़रूरत है सिक्योर करने के लिए। जी, सिक्योर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता आपने ये भी उठा दिया ना, अब यहाँ ये कि आपने कहा है कि पहले अपने आप को भी दुरुस्त करना है, पूरी इंडस्ट्री को अपने आप को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं। तो आप इन अदर वर्ड्स ये चाह रहे हैं कि पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, फिर गवर्नमेंट भी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे, तो फिर हम एक इन्वायरमेंट, अच्छी बात है ये कि फिर हम ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिस तरह मकनातीस की तरह सरमाया खींच के वापस पाकिस्तान ले आएंगे। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आपके सामने फिर रखता हूँ। देखिए, ये जो इशू है ये कलेक्टिव बेसिस पे हल होगा, बिल्कुल सही। और हमें स्टार्ट जो है जिस तरह अपने ग्राउंड से करना पड़ेगा। आबाद जो है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक बड़ी मुनज़्ज़म एसोसिएशन है, और उनके जो मेंबरान हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी जी। मगर कराची में ऐसे भी बिल्डर हैं जो आबाद में रजिस्टर्ड नहीं हैं और आबाद के मेंबर नहीं हैं, और वो फ्रॉड करते हैं या चीटिंग करते हैं या जो भी करते हैं, बेज़ाब्तियाँ या कुछ भी, तो उसमें नाम बिल्डर्स का आता है। जब बिल्डर्स का आता है तो फिर एक सारे बिल्डर्स ही आ जाते हैं। अगर कोई रियल एस्टेट वाले जो हैं कोई भी फ्रॉड करते हैं, या आप उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जो है वो काम करते हैं, जैसे ही रियल एस्टेट का काम चलता है तो आ जाते हैं, अनप्रोफेशनल लोग होते हैं। तो अब इस चीज़ को जो है ना रेगुलेट किए बगैर ये चीज़ें सिस्टम इस तरह तो रीरा बना है ना आपके लिए, आप लोगों के लिए तो रीरा बना दिया नहीं, उसकी कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन या कोई इस तरह की यहाँ पे तो नहीं हो रही। सिंध में भी वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने हमने लेजिस्लेशन दी है, तो देखें वो सिंध हुकूमत जब उसको असम्बली से पास करती है। बाकी इसके अलावा रीरा का तो अभी कोई ख़ास यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो इस्लामाबाद में या उधर हो रहा होगा, मगर यहाँ कराची में बात कर रहे हैं वहाँ इस्लामाबाद और पिंडी में जो हालात हैं, यकीन करें वहाँ तो आप परेशान हो जाएंगे। जीटी रोड के ऊपर तो बाहर लगी हुई है, आपको लगेगा यहाँ शोतर बेमहार काम हो रहा है। कराची तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कराची जैसा तो कोई बेहतरीन रेगुलेटेड एनवायरनमेंट ही नहीं है। वहाँ पे तो जनाब सही लॉटरी जो खुली है ना लोगों की, बिल्डरों की, ये बेचारे कराची वाले ऐसे ही फंस गए बेचारे, कराची के चक्कर में नज़रों में आ गए। जो लुट पड़ी है, ओ हो आपकी सोच, जो लुट पड़ी है, कोई बंदा आ जाए ना सही, वो आके ज़रा देखे वहाँ रियल एस्टेट सिचुएशन पंजाब में क्या है तो वो हैरान रह जाएगा। वहाँ तो लुट पड़ी हुई है। कराची तो ऐसी बदनाम हुआ हुआ है, कराची वालों को ऐसी परेशान किया हुआ। वहाँ तो आप देखो कौन सी जोनिंग, आप मुझे बताएं, बुरा ना मानिएगा, मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शलाइजेशन पे पाबंदी लगाई है तो यहाँ पर कितनी हाउसेस की या घरों की एक शॉर्टेज चल रही है बहुत ज़्यादा। उस पाबंदी के बायस एक तो जो है वो चीज़ें अफोर्डेबल नहीं रही, बहुत सारी मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये जो सारा सरमाया है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, ये सारा जो सरमाया है ये चला गया इस्लामाबाद। अच्छा, कराची का बड़ा यूनिक मसला है, ये आप हल करें। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में प्रीमियम हाउसिंग का ओवर सप्लाई कर दिया कराची में, और बाकी जो है वो जो मीडियम मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो हाउसिंग है उसकी शॉर्टेज है। ये कैसी हैरानकुन बात है। अभी मैं आपको कितनी बिल्डिंगों में ले जाऊं जो यहाँ वीआईपी एरियाओं के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर मल्टी स्टोरी बनी हुई हैं लेकिन बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं। इन्वेस्टरों ने अपने यूनिट खाली रखे हुए हैं कि भाई अच्छी कीमत मिलेगी तो बेचूंगा, ठीक है, यानी उसकी ओवर सप्लाई क्रिएट कर दी है। वो जब तक उसकी प्राइस नहीं वो डिस्कवर होगी वो नहीं बेचेगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है उसकी हाउसिंग की ऐसी शॉर्टेज और क्रंच है, क्या आपकी सोच है? देखिए ना, क्रंच इसलिए है कि जब कमर्शलाइजेशन जब से 2019 से या शायद उससे पहले से ही जो बंद हुई है, तो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क आ गया है। जो अपार्टमेंट शहर में पहले आपको 1 करोड़ में मिल जाता था, वो इस टाइम 2.5 से 3 करोड़ पे उसका रेट हो चुका है। मज़ीद जो है अपार्टमेंट या उनकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए, मगर वो रुकी हुई है।
अब इसको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि कराची के जो लोग हैं, कराची के अवाम है, कराची में बिजनेस करने वाले लोग हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, रियल्टर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका भी काम चले। और जो रिहाइश की जो ये आप अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो अपनी कीमत से ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं क्योंकि सप्लाई ना होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है, तो उस चीज़ को कंट्रोल। यानी आप और मैं जो डिस्कस कर रहे हैं इसका अगर खुलासा किया जाए तो इस तरह से कि आप बोल रहे हैं कि पूरी फ्रेमवर्क और पूरी पॉलिसी की ज़रूरत है। तो हुकूमत से फिर दरख्वास्त यही होगी कि इस वक्त इन सब लोगों के साथ बैठ जाएं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ भी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, और मुफस्सिल रिवाइवल प्लान बनाएं। सिर्फ यहाँ नहीं छोड़ें कि एमनेस्टी स्कीम हो, बल्कि एक कम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार करें जैसे इन्होंने कहा, ताकि लोगों में ट्रस्ट डेवलप हो, पैसे वापस लाते हुए कॉन्फिडेंट हो। और सेकंड या सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि फिर एक ऐसी स्कीम हो जो सारे पैसे को फनल करके पाकिस्तान के प्रोडक्टिव रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, प्रोडक्टिव रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एंटर कर दें। यानी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम। तो हुकूमत बैठ रही है आपके साथ, हुकूमत किसी को बैठना चाहिए। हुकूमत को तो इस वक्त बहुत कंसर्न होना चाहिए, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में लगे हुए हैं। सुनने में आया है कि जो है वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं। तो देखिए वो मुसव्विदा उन्होंने बनाया है, लेकिन आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, इशू और प्रॉब्लम ये है कि इट विल नॉट गो बियॉन्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपको पता है पिछले साल भी यही हो रहा था और लोग बहुत पुरुमीद हो गए थे क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, हाँ पहले भी प्रोग्राम किया था हमने, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो आ जाएगा, लेकिन आपने देखा वो नहीं आया क्योंकि एंड टाइम के ऊपर इन्होंने कह दिया कि IMF ने मना कर दिया। नहीं, उनको अभी ये देखना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए क्योंकि ये इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ओवरसीज़ अब वापस अपने वतन में आएंगे और आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो ये एक टाइम है, जिनका वाइट है वो तो ले आएंगे, लेकिन जिनका मतलब ग्रे है, ब्लैक नहीं बोलता, ब्लैक भी है, लेकिन जिनका ग्रे है वो लाते हुए थोड़ा घबरा रहे हैं, कह रहे हैं ज़रा सा अगर एक और झटका एमनेस्टी स्कीम का दे दिया जाए तो ले आएंगे। देखें, एमनेस्टी स्कीम देनी चाहिए जिससे मुल्क जो है मुल्क को फ़ायदा हो, एक जो है हमारे पास रेमिटेंस आए, तो उसमें अब थोड़ा बहुत हुकूमत को भी कोई ऐसी IMF के साथ बैठ के शराइत से थोड़ा बहुत उनसे लीनियंसी लेनी चाहिए, कुछ भी आनी ज़रूरी है ये। अच्छा, इन्होंने कहा कि बेसिकली अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं पैसे तो वो मुल्क की मईशत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक जनरल ऑब्जर्वेशन मुझे बताएं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आया, क्या वाकई में मईशत के अंदर ज़्यादा तरक्की हुई एज़ कम्पेयर रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन? ऐसी पूछ रहा हूँ अपनी नॉलेज। देखें, तरक्की जब होती है जब आवाम जो है वो खुशहाल होती है, आवाम जो है वो रोज़गार करती है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है वो जुड़ी हुई हैं। और अभी आपने देखा था कि कुछ अरसे पहले जो है वो स्टील वालों ने और टिम्बर मार्केट हो गई या दूसरे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि आप इस इंडस्ट्री को चलाएं ताकि हमारी भी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो चलें। हाँ। तो स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स की होती है। यहाँ पर एक पूरी आवाम है और बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का एक अलग ही फ्लो है। हाँ, वो देखें ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सैकड़ों, ये तो कहते हैं फ्यू हंड्रेड, मैं कहता हूँ फ्यू हंड्रेड नहीं, सैकड़ों ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं मेरे नज़दीक, 200 नहीं है, सैकड़ों ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि चलती हैं सिर्फ इसकी वजह से। अगर मैं फिंगर टिप्स से गिनना शुरू करूँ ना, यकीन करें प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, ये ख़त्म नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बहुत सारी मेगा इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जस्ट लाइक मार्बल की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो मल्टी बिलियन रुपी इंडस्ट्री है। बड़े बड़े लोगों ने यूनिट लगाए हैं उसमें, मार्बल से लेके टाइल से ग्रेनाइट, टाइल, प्लास्टिक से लेके हर तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो, सिर्फ अगर फिटिंग्स ही देख लें तो फिनिशिंग के अंदर जितनी आजकल फिक्सचर्स या जो भी आप देख लें, हाँ तो एक बहुत बड़ी एक लोग असल में क्या है कि नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखते हैं, उसमें कहते हैं जो कुछ इस मकान में लगा हुआ वो सब लगाओ पंखा भी रिमोट से चला रहे। मैं परेशान, अगले दिन किसी के पास गया, वो बोल रहा है बेटा रिमोट लेकर आना। मैंने कहा क्यों? AC ऑन कर रहे हैं? नहीं, कह रहे पंखा तेज कर रहा हूँ। ये इतनी सुस्त हो गई है कौम। पहले हम लोग पंखा
तेज़ कर लेते थे, अब ये कहते नहीं रिमोट से पंखा तेज़ करेंगे। और स्मार्ट होम भी आ गए। परसों में गया एक स्मार्ट होम में, मैं हैरान हो गया, पाकिस्तान में एक काम हो रहा है, वो टोटल जो है ना रिमोट कंट्रोल से पूरा घर जो है ना कंट्रोल हो रहा था। पर आपने देखा होगा आजकल नए बिल्डर बना रहे हैं, मोबाइल से पूरा घर आपका टीवी, आप कहीं पे भी हैं आप करें वो। आपने भी देखा होगा आजकल स्मार्ट होम काफी बन रहे हैं पाकिस्तान में जी। वो एयर कंडीशनर वगैरह सब कुछ उसमें काम कर रहा था, पूरी अप्लायंसेस वगैरह आपकी तमाम वो जो चीजें हैं। और मजे की बात ये थी पूरे घर का नक्शा टीवी के ऊपर आया। मैं कहा भाई ये काम हो रहा है पाकिस्तान में भाई, और हमारे ही जो लोग हैं उन्होंने ही बनाया, पूरी आर्किटेक्चरल ड्राइंग शायद एंटर की होगी, उसमें सारी डायमेंशन के साथ कमरे में कौन सा कमरा कहाँ है, एवरीथिंग वाज देयर। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। उसमें पूरा पावर मैनेजमेंट हर चीज़ उसमें आ रही थी। आई एम श्योर जैसे ये बता रहे हैं ये ऐप से भी फ़ोन में कंट्रोल हो सकती है, विच मीन्स कि आप घर पे ना भी हों, कहीं बाहर भी हों, तो यू कैन कंट्रोल स्विच ऑफ ऑल योर लाइट्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, और ये काम हो रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात की नहीं है। मैंने देखा वो सैंपल होम बनाया था किसी ने, उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी, एंड आई वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा जी यहाँ इलाके के अंदर सब ने ऐसे ही बनाए हुए हैं, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। इसका मतलब पाकिस्तान में काम हो रहा है। अब जहाँ काम होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। खैर यहाँ पर एक और चीज़ है, बात यह कि डिफेंस फेज़ 8 के बाहर भी दुनिया मौजूद है कराची के अंदर। पहले मार्केट ठंडी पड़ी थी यहाँ की, नहीं इनका तो जिक्र कर सकता हूँ भाईजान, इनका तो जिक्र मैं खुल के कर सकता हूँ, उनका नहीं कर सकता, उनका तो कर सकता हूँ। बात यह है कि ये मार्केट अगर आपका प्राइस सेटर यहाँ पर होगा तो फिर प्राइस सेटर बाकी सिटी में क्या होगा। पहले बाकी सिटी, देखिए मैं इस वजह से कराची की बात करता हूँ क्योंकि पूरे पाकिस्तान से x 1.5 प्राइस होती है इसकी, यानी जो पाकिस्तान के अंदर और शहरों में कीमतें मैक्सिमम चल रही होती हैं, कराची में उसकी डेढ़िया कीमत चल रही होती है। लेकिन पिछले सालों के अंदर क्या हुआ कि रांची की मार्केट बैठ गई और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर की जैसे मार्केट है वो हाफ चलती थी कराची से। जैसे वहाँ का आप समझ लें पोशेस्ट एरिया हो गया बाई ब्लॉक, अब नहीं है लेकिन बाई ब्लॉक जैसे एक्सपेंसिव एरिया हो गया, तो वो कराची के जो टॉप एरिया होगा उसका हाफ होगा। लेकिन ये लॉपसाइडेड हो गया, उसकी वजह ये है कि कराची के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई। तो जैसे आप कह रहे थे ना, इसकी कंप्रिहेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत है, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को बैठना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है ये, कोई माने नहीं माने, ये बात है ना, फैक्ट है ना। जीडीपी ग्रोथ में रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा एक अहम रोल है। और मजे की बात यह है कि वो आप जीडीपी में उसे कोट ही नहीं कर रहे हो, कितनी ज्यादती है देखो। और इंडस्ट्री भी उसको तस्लीम नहीं कर रहे हो, उसको इंडस्ट्री तस्लीम नहीं कर रहे हो आप। लोन, कितने लोन मिल जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल यू कैन गेट अ लोन दैट इजीली, है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट है। और बीच में तो एक टाइम पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, बोला भी अब रियल एस्टेट के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते, वो मिसयूज भी बहुत हुआ था टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक देयर नीड्स टू बी ए टाइम के गवर्नमेंट को अब फाइनेंसिंग के लिए भी कुछ करना है। इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सर क्या कंट्रीब्यूशन आप लोगों को दे रहा है, काम कर रहा है? फिलहाल तो पहले ये बड़ा एक अच्छा मौसर था, मगर अभी तो ना होने के ही बराबर है हाउस बिल्डिंग। हाँ, और इसके अलावा कमर्शियल बैंकों के अंदर मैंने इतना नहीं देखा, वैसे तो हर ब्रांच में होना चाहिए मेरे ख्याल से ये, बट आई हैव नॉट सीन। आपने देखा हो तो मैं कह नहीं सकता। डिपॉजिट तो लेने आ जाते हैं लेकिन लोन देने नहीं आते रियल एस्टेट वालों को। अब रियल एस्टेट में अभी रीट जो एक आई है, रीट अभी उसकी रीट के लिए और एस्क्रो अकाउंट इनको करने पड़ेंगे हुकूमत को, और सुनने में आया कि हो भी रहा है। जी जी। तो रीट की अभी रीट में क्या है कि आप छोटे इन्वेस्टर्स को भी ला सकते हैं और बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन खरीद सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मगर उसकी रीट की जो है ना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो ये अवेयरनेस भी देनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तो एक कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क में पैसा आना चाहिए, क्योंकि मुल्क में पैसा जो है, हमारे जो बाहर गए हुए हैं लोग, हमारे भाई, वो यहाँ आएंगे, यहाँ पैसा लगाएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे काम होगा, तो ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत तरक्की करने वाला है और करेगा इंशाल्लाह। ये एक नुक्ता जैसे हमने कहा कि मेन फोकस आज का यही है कि इस पैसे को पाकिस्तान वापस कैसे लाना है। लेट्स बी रियलिस्टिक, अगर इस पैसे को वापस लाना है और IMF की शराइत से भी आपने बचना है, तो फिर तरीक़ाकार कुछ इस नोयत का होगा कि आपको सिंगल चैनल मनी रिसीव करना पड़ेगा। दैट मीन्स if you receive that money, you will have to charge a substantial amount of penalty from those people who are bringing back the money. अब इशू ये है कि वो फ्रैक्शनल जो परसेंटेज है
उसको रेगुलर टैक्स से ज़्यादा होना ज़रूरी है, फिर IMF के सामने वो जस्टिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि कोई 1 करोड़ रुपए वापस लेकर आ रहा है तो हम उससे 10% टैक्स ले लेंगे। अब इशू ये है कि मैं इनके साथ यही डिस्कस करता हूँ, इसका ऑफसेट ये कि अगर आप उसके 10% काट रहे हो तो फिर उसको एग्जेम्पशन दे दो कैपिटल गेन्स टैक्स से भी और उसको एग्जेम्पशन दे दो बायर टैक्स से भी। सही बात है? सही बात है। इससे क्या होगा कि वो अट्रैक्ट हो जाएगा। देखें, आप टैक्स पे डबल जेपटी नहीं लगा सकते, बचत इस तरह से आप कर सकते हो ना, आप पैसा आने दो, आप उसको एमनेस्टी नहीं बोलो, आप बोलो हम टैक्स काट रहे हैं। टैक्स कटवा के जब वो बंदा यहां आ जाए, आप कह दें कि फर्स्ट परचेज के ऊपर बायर, उसके ऊपर जो बायर की साइड से टैक्स है वो भी नहीं कटेगा, और CGTV जो है वो भी अब इससे फर्स्ट सेल के ऊपर नहीं कटेगी। अगर आप ये कर देते हो तो पैसा वापस आ जाएगा। देखो कैसा शाना बच्चा हूं मैं, लेकिन पाकिस्तान में मेरी इज्जत नहीं है, यह बता दूं। कैसी शानी बात की है मैंने। कोई FBR का अफसर, कोई फेडरल सेक्रेटरी तक आपको यह मसले का हल नहीं बता सकता। आपके भाई ने मसले का हल बता दिया, पैसा ले आओ, 10% टैक्स काट दो, IMF भी मना नहीं करेगा, पैसा आपके पास 10%, और उसके बाद उसको एग्जेम्पशन किस चीज में दोगे कि भाई फर्स्ट परचेज वो अगर प्रॉपर्टी की करता है आप उसको बायर टैक्स माफ, और फर्स्ट सेल के ऊपर उसको CGT माफ। टैक्सेस में मैंने सुना है कि कुछ रिलैक्सेशन आ रही है और हुकूमत दे रही है, और जो भी यहाँ पर पैसा आए तो ऐसी एक मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाए कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट हो जो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करे। नुकसान या फ़ायदा वो एक अलग बात है, मगर जो इन्वेस्टमेंट आए वो मुल्क में सिक्योर होनी चाहिए और वन विंडो, और वो गड़बड़ ना करे, इसलिए वो वाली चीज एस्क्रो अकाउंट वाली कर दो। वो पैसा जो ही रिसीव हो, वो जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसकी एस्क्रो अकाउंट में तमाम ट्रांजैक्शन, सही बात है जी, ये मसला हल हो गया ना। तमाम ट्रांजैक्शन बैंकिंग होनी चाहिए, बैंक से होनी चाहिए, कोई भी, ताकि इन एंड आउट का कोई इशू ना रहे, झगड़ा लड़ाई ना रहे। और इसमें भी लोग गड़बड़ करेंगे, लेकिन जाने दो, मैं कहता हूँ, बुरा तो नहीं मान रहा, बता रहा हूँ आपको, जाने दें। लोग थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे क्योंकि जाहिर बात है बिल्डर भी डॉक्यूमेंट के ऊपर चार्ज करेगा। ओवर एंड अबव जो लाता है यार लाने दो, मुश्किल में है मुल्क, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, दिरहम आएंगे, डॉलर आएंगे, आने दो। ये शब्बर जैदी वगैरह अगर ला सकते होते ना ले आते। ये कुछ नहीं कर सकते, ये खाली आके तकरीरें करते हैं, बच्चों की सालगिरहों पे केक काटते हैं। इन लोगों में कुछ नहीं, ये बाबे हो गए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के। पढ़ ज़्यादा नहीं है, किताबें मैंने भी बहुत पढ़ी हैं, काम वाम इनको कुछ नहीं आता। अगर आता होता तो जब चेयरमैन FBR था कुछ करके दिखाता ना यार। अभी देखे राहिल भाई बिल्कुल खामोश है, नहीं है, दोबारा नहीं बनेगा ये, अब देखें दोबारा नहीं आएगा ये। मैं आपको बता दूं बात, ये जो बातें कर रहे हैं 150 अरब, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, 150 अरब डॉलर अब भूल जाएं। अगर आप 5 अरब डॉलर भी वापस लेकर आ जाए ना, मैं सलाम सलूट आपको करूंगा, क्योंकि 1.5 अरब IMF से लेने के लिए आप कैसे मिन्नतें तरले करते हैं। 5 अरब डॉलर भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानी लाता है, लाने दो, मेरा ये कहना। देखिए मुल्क में जो पैसा आता है उसमें थोड़ी बहुत कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें उनको इजीली वो लचक देनी चाहिए। इसके अलावा जो मसाइल चल रहे हैं अभी, जिस तरह बहरिया टाउन का मसला है, उस पर हमारी फील्ड मार्शल साहब से, जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा इसमें हुकूमतों से रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा बहुत उसमें भी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जो जिनके मसले मसाइल हैं, फंसे हुए हैं पैसे, तो निकलें, ताकि पैसा जो स्टक हो गया है वो निकले, मार्केट में आए और रनिंग में आए। और इसके अलावा जो ये मामलात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जो है, जिस तरह अकील करीम डेडी साहब ने अभी कल मैं देख रहा था कि कोई अनाउंसमेंट की है, तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को सबको बिठाकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि वो फ्रेंडली किस्म की पॉलिसीज़ हों, जिससे IMF भी वो हुकूमत उनको, चलें आप मस्बत बात कर रहे हैं, मैं कुछ कहूँगा, और जो है चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। देखिए अभी मुस्बत बात ही करनी है हमें तो, और सोचना भी मुस्बत है, क्योंकि अब वक्त ये वाला जो है वो बहुत, यहाँ से ही पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है। देखिए मैं तो बेसिकली बुरा ना माने, मैं तो क्लियर बात करूँगा। मेरे ख्याल से तो जो मेयर कराची है बेचारा मेहनत बहुत कर रहा है, और उसने बहुत ज़ोर लगाया है मेयर कराची ने, कराची में बेहतरी भी की है, लेकिन ना तो इख्तियारात ज़्यादा हैं, ना वसाइल ज़्यादा हैं। उसके अंदर जो ये कर पा रहे हैं ये करेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। मेरी अपनी ऐसी राय है कि शायद अकील करीम डेडी साहब थोड़े जज्बाती हो गए। जो उनका करने का काम है अगर उस पर फोकस करें, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें या स्टॉक एक्सचेंज पे फोकस करें, तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा। पीपल्स पार्टी के पास अभी जो भी निज़ाम है उसके अंदर ये इख्तियार हासिल है।
इनकी मदद करें। पॉलिसियाँ बनाने से मसला हल नहीं होगा, वसाइल से और इख्तियारात से होगा। इख्तियारात इस वक्त हमारे मेयर के पास है। मेयर अच्छा आदमी, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है। मैंने जो अकील करीम डेडी साहब की पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम मेरे हवाले कर दिया जाए कराची, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब पॉलिसियों की बात की उन्होंने, गलत बात नहीं की उन्होंने हर कराची वाले की तरह अपने जज्बात का इजहार किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जो काम कर रही है वो नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। अच्छा है जो भी है, लेकिन ये मेयर बेचारा कोशिश कर रहा है, इससे हो रहा है नहीं हो रहा है, अब इस पे बात करेंगे किसी और दिन। नहीं हो रहा है नहीं, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा उनकी तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अकील करीम डेडी साहब ने भी साफ नीयत से ही बोला है, हर कराची वाला ये सोच रहा है। लेकिन यार मैं अगर टीवी एंकर हूँ, मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं अपने एंकरिंग के काम को पहले ठीक करूँ ना, फिर उसके बाद मैं मतलब कराची के हालात को भी ठीक करूँ। और मेरे ख्याल से वो उनका अच्छा जज्बाती स्टेटमेंट है, लेकिन ये कि जैसे इन्होंने भी इंडोर्स नहीं किया, हर बंदा जो कराची से मोहब्बत करता है वो चाहता है कि यार मैं अच्छी पॉलिसियाँ बनाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ बैठकर भी काम करें तो ये बड़ा अच्छा काम हो सकता है, कराची शहर की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन बख्शी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन आबाद। वेलकम करता हूँ हसन बख्शी साहब आपको। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हसन बख्शी साहब बात कुछ ऐसी है कि खबर तो आई उड़ते उड़ते कि एमनेस्टी स्कीम देंगे, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं कि एमनेस्टी स्कीमें अंडर IMF प्रोग्राम मना है। तो बेसिकली ये आप लोगों को पैसिफाई करने के लिए ये तो कह देंगे कि हमने तैयार कर लिया, लेकिन आगे ये पास नहीं होने देंगे। तो अभी डिस्कशन हमारी राहिल हारून साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, यही हो रही थी कि हाउ वी हैव टू कन्विंस द गवर्नमेंट टू डेवलप ए एमनेस्टी स्कीम अंडर कैमोफ्लाज टू एंश्योर के पैसे भी वापस आ जाएं और IMF भी कुछ ना कहे। तो इसका तरीकाकार यही हो सकता है कि आप एट सोर्स टैक्स लगाकर बाद में CGT और बायर टैक्स पे एग्जेम्पशन दे दें। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। लेकिन यह कि जाहिर बात है एमनेस्टी स्कीम इन एसेंस जो है वो आपको पता है, अगर उसका नाम एमनेस्टी होगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो एग्जेम्पशन करती है तो फिर IMF उसे अलाउ नहीं करता। आप लोगों ने कोई ऐसा बैक डोर या कोई बैक गेट इनके साथ डिस्कस किया कि कोई तरीका निकाले सो दैट इट गेट्स थ्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है ना, उसको कभी टीवी चैनल पे शेयर नहीं किया जाता है। मैं सिर्फ अच्छी बात ये बता सकता हूँ कि कुछ अच्छी चीजें होनी जा रही हैं इन दी नेशनल इंटरेस्ट, और जो इस वक्त हमारे खित्ते के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, जिसमें इंशाल्लाह ताला 7E का टैक्स खत्म होने जा रहा है, 236C का टैक्स कम होने जा रहा है अभी, जो कि तकरीबन 4.5% है जी। इसी तरह स्पेशल जोन्स क्रिएट होने जा रहे हैं, और गल्फ में हमारे जो भाई हैं अपने पैसे पाकिस्तान में लाना चाहते हैं इन हालात में, तो उनके लिए भी एक इनकरेजिंग पॉलिसी क्रिएट की जा रही है, जिसमें हम समझते हैं कि पाकिस्तान में न सिर्फ रेवेन्यू का इजाफा होगा बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन तो जी माजरत, मैं ये कह रहा था असल में कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखें, आप तो बड़े अच्छे पॉजिटिव थिंकर हैं, लेकिन साथ साथ आप मेरे ख्याल आज थोड़ा मुलायम तबीयत हैं। वैसे तो आपने अपने ख़िलाफ़ जो है वो दावे भी बनवा लिए हैं, आज आप थोड़ा अग्रेसिवली बताएं। बात असल में ये है कि इफ़ दिस इज़ नॉट डन, फिर इसके माने ये हैं कि पाकिस्तानियों का जो सरमाया बाहर के मुल्क में पड़ा हुआ है वो वहाँ पड़ा ज़ाया हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट विल हैव टू एक्ट फास्ट। क्या इस बैकडोर डिप्लोमेसी को कोई प्राइवेट तौर पे लिया जा रहा है? वाई आर्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड? वाई आर नॉट द फाइनेंशियर्स एंड द रेगुलेटर्स ऑन बोर्ड? देखिए, बात यह है कि एक मुसवदा बन जाए, तय हो जाए, उसके बाद यकीनन वो तमाम लोगों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि उससे हर आदमी लीगली फायदा उठा सके। अच्छा, कराची के लिए अलहदा होगा, पाकिस्तान के लिए मतलब माजरत बाकी पाकिस्तान के लिए अलहदा होगा वो? नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर कोई FBR के कानून में तब्दीली आएगी तो यकीनन वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगी ना, वो कराची स्पेसिफिक तो नहीं हो सकती है या लाहौर स्पेसिफिक तो नहीं हो सकती जी जी नहीं, यू आर 100% राइट, बट वी हैव सीन इन द पास्ट के देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ लॉपसाइडेड पॉलिसी जिसमें कराची गेट्स लेफ्ट आउट। नहीं, मुझे एक पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की बताइए जो FBR से मुतालिक हो, जो कराची के लिए अलग हो और लाहौर के लिए अलग हो और इस्लामाबाद के लिए अलग हो,
तो ये मैं सारी चीजें मीडिया पे बताई नहीं जा सकती। जी, जैसे तो फिर आपने अभी कहा था आप तो- सारी चीजें मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। तो आपकी सारी मार्केटों से टैक्स वसूल किया जा सकता है, लेकिन मेरे प्यारे शहर फैसलाबाद और मेरे प्यारे शहर सरगोदा और मेरे प्यारे शहर सियालकोट से नहीं लिया जा सकता। अब ये बातें मैं मीडिया पे बता नहीं सकता, लेकिन आपकी खातिर बता दी मैंने। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, टैक्स कंप्लायंस का रेट कम है, ठीक है, जी। वो मैं आपसे मुत्तफिक करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर जो टैक्स कंप्लायंस का रेट है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह कराची का है, एंड वी फील प्राउड इन दैट। अच्छा, इसके अलावा रेगुलेटरी इम्प्लीमेंटेशन का भी मैं आपको बताता चलूँ। रेगुलेटरी इम्प्लीमेंटेशन का हाल ये है कि हम कराची में जब आप कोई वायलेशन करते हैं तो यहाँ पर 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 इदारे आपको तंग करने के लिए आ जाते हैं, जबकि अगर आप अप कंट्री में जाते हैं वहाँ पे वायोलेशंस जो हैं वो खुल्लम खुल्ला हैं, जोन की वायोलेशन है, और पब्लिक स्पेसिस का जो यूज़ है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लीनियंसी है, यहाँ पे वो लीनियंसी मौजूद नहीं है। हियर इज़ अनदर क्वेश्चन मार्क फॉर यू। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़ाते भी हैं कई जगह, कि जितना आदमी तालीम हासिल करता है ना, उतना वो कानून को ज्यादा फॉलो करता है और समझता है। अच्छा। और उसमें कंप्लायंस लेवल कुदरती ही ज्यादा हो जाता है, या दूसरे अल्फाज में कहूँ वो डरपोक हो जाता है कानून लॉ इन हैंड लेने के लिए। तो कराची वालों की अच्छाई या बुराई ये है कि वो जरा समझते हैं, कानून वाले, कारोबारी लोग भी। तो देखिए ना, कराची में बंदूकों के नोक पे फैसले कम होते हैं बनिस्बते जो आपने अप कंट्री का जिक्र किया है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी अहम आपने बात की। यहाँ पे राहिल हारून साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगा। राहिल हारून साहब, आपने बात सुनी हसन बख्शी साहब की, आप इस चीज़ में मुत्तफिक हैं। वो कह रहे हैं कि अभी पॉलिसी मुसव्वदा तैयार हो जाए, फिर आप लोगों को भी बताएंगे कि एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या आ रहा है। एटलीस्ट कुछ कुक्ड होगा तो आपके सामने आएगा, आपको समझ में आएगी। पर मैंने ये नहीं कहा एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या आ रहा है। हाँ। मैंने ये कहा कि किस किस्म की पॉलिसी सरमायाकारी आसान हो सके। हाँ, उन्होंने बताया कि कौन से पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, कौन से रिकमेंडेशंस ऐसे, क्या कहेंगे? हसन बख्शी साहब हमारे सीनियर भी हैं और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका, और चेयरमैन आबाद हैं। तो इनके साथ जो मतलब हुकूमत को ये भी अपनी देते हैं आउटपुट, और जो इनकी आबाद की जो से है वो पूरे फेडरल में या तमाम जगहों पे सुनी जाती है। आप लोगों की सिंध हुकूमत के साथ सही होती है, इनकी वफाक के साथ सही होती है। देखो ये मसला है, कुछ टेंशन है, कोई बात जरूर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बात ये समझे, हम और राहिल एक ही हैं, एक ही साइड के दो कॉइन हैं। हाँ, वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके मामला सूबाई के साथ ठीक होते हैं, आपके मामला वफाक के साथ सही होते हैं। चलें, ये भाई हैं बड़े, हसन भाई, अगर हमारी भी बात करेंगे तो हमें भी जो है वो साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। मगर ये है कि बेहतरी की एक्सपेक्टेशंस हैं और इंशाल्लाह होंगी भी। हाँ, ये बात तो बहुत अहम है। हसन बख्शी साहब, एक और जो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रही है वो ये है कि आपके साथ मैंने मुतादिद प्रोग्राम किए माजी के अंदर, जब बड़ा सफ़र कर रही थी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नॉट एज बैड एज हाउ इट इज़ टुडे, बट ऑफ कोर्स सिचुएशन वाज बैड। लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों ने हाउसिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंसिंग के हिसाब से बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, जिसमें आपने जैगम साहब को भी शामिल किया, और आप लोगों ने काफ़ी पॉलिसी थिंक टैंक के तौर पे काम किया, और आई थिंक इट वाज योर प्रीवियस चेयरमैनशिप। तो व्हाट नाउ, अभी क्या उसके ऊपर पहुंचे? वेयर आर द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन? देखिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है, मैं इस प्राइम मिनिस्टर की भी टास्क फोर्स में हूँ और पहले भी था हाउसिंग की। पहली बार पाकिस्तान में अप टू 10 मिलियन का लोन 5% पे दिया जाएगा, और यह दिया जा रहा है, और उसकी मुद्दत होगी फिक्स 10 ईयर्स। इसको यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट में सब जगह हाउसिंग फाइनेंस 4-5% पे ही मिलता है। तो पाकिस्तान में पहली बार 10 मिलियन जिसमें आप फ्लैट भी खरीद सकते हैं, लोन 5% पे आपको दिया जाएगा। फ्लैट भी खरीद सकते हैं, अगर आपके पास प्लॉट है आप उसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो प्लॉट खरीद के आप अपना मकान भी बना सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है, और इसमें हमारे मुल्क के तमाम नौजवानों को और तमाम कमर्शियल बैंक ये देंगे,
इसमें कोई ये हर बैंक पाबंद होगा इसको देने के लिए, और हमारे मुल्क के तमाम नौजवानों को इससे फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हाउसिंग बढ़ेगी, वो को इससे फायदा क्या, एक तो ओनरशिप आएगी इस मुल्क में लोगों की, कि लोगों को ऐसा लगेगा उनके स्टेक इस मुल्क में लगे हुए हैं, सिर्फ अशराफिया के नहीं लगे हुए हैं, एक चीज। और दूसरी चीज है कि आप ये समझें कि उनकी ग्रोथ भी होगी, ग्रोथ से इन द सेंस तो एक चीज देते हैं 1 करोड़ रुपए की, और वो 5 साल 10 साल की इंस्टॉलमेंट देते हैं, और इंस्टॉलमेंट भी उतनी होगी जितना उसका किराया है। सबसे बड़ी बात है इंस्टॉलमेंट उतनी होगी जितना उसका किराया है। तो आपको पता है वो उसकी वैल्यू बढ़ती है। मेरे अपने साथ मैंने एक फ्लैट बेचा था 1.5 करोड़ रुपए का, एक नौजवान ने लिया था, जिसने लास्ट की में 60 लाख रुपए लोन लिया था, 40,000 किस्त थी। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, केस स्टोरी है। अब उस फ्लैट की कीमत हो गई 6 करोड़ रुपए, और उसका किराया हो गया 2.5 लाख रुपए। वो चला गया गल्फ काम करने, और किस्त है उसकी 40,000 रुपए। वेल्थ क्रिएशन हो गई ना। वरना आप मुझे बताइए, एक नौजवान आदमी क्या सोच सकता है कि 6.5 करोड़ का फ्लैट ले? नहीं सोच सकता ना। सही कह रहे तो हमने ये वेल्थ क्रिएशन में लोगों की मदद करनी है, और मैं आप जैसे आदमी से खास, और राहिल भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी नौजवानों को कहें कि ये अवेल करें। मैं तो हुई नौजवान, मेरे से बात कर रहे हैं वो, मुझे बता रहे हैं राहिल साहब, वो मुझे बता रहे हैं, मैं तो हुई नौजवान, मुझसे मुखातिब है वो कि हमें ये काम करना है। बस आप बेफिक्र हो जाए, यहाँ से निकलते सबसे पहले हम वहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, असल में मसला पता है क्या है, इन सियासतदानों से मुझे बड़ी घबराहट होती है। इनके साथ बैठकर कोई पॉलिसी नहीं बनाते। पिछला वाला आया था ना, उसका नाम भी नहीं ले सकते, उसने कहा था 1 करोड़ घर बनाएंगे। अच्छा, वो पता नहीं कितने बने नहीं बने, कम बोला था। नौकरियां तो 1 करोड़ बोली थी ना, तो वो बेचारे नौजवान आज तक ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो जिसने कहा था ना कि नौकरियां इतनी होंगी हमारे दौर में कि जो है ना वो लोग बाहर से नौकरियां छोड़ के आएंगे, अच्छा वो अभी भी लगा हुआ है नौकरी पे। देखें, उन्होंने सोचा अच्छा समझे बात को, लगा हुआ है नौकरी पे और उसको अंदर करवा दिया। सॉरी, मैं टिचकर मारता रहता हूँ, वरना बिजनेस का प्रोग्राम कौन देखे जी। मैं आपको हकीकत कहूँ कि हमें जो कल या 15 मिनट जो गुजर गए पहले, वो भी हम वापस नहीं ला सकते हैं। बट आज एंड ऑनवर्ड हमने अभी और ऑनवर्ड सोचना है। अच्छा मौका है, इससे फायदा उठाएं। पॉलिसीज बहुत अच्छी आनी जा रही हैं, और ये कोई फेवर, कोई गवर्नमेंट या कोई किसी का कोई फेवर नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। नहीं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल फेवर में नहीं है। मैं आपको भी बता दूं कि रूलिंग क्लास और पॉलिटिशियंस जो हैं वो सोचते हैं कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो हैं उनके जो बेनिफिशियरीज हैं वो हैं जो अंदर हैं। भी आप समझ रहे बात को। उन्होंने आके पॉलिसियां चेंज इसलिए की, स्टॉक एक्सचेंज पे इसलिए गौर किया क्योंकि उन्होंने कहा कि वी विल काइंड ऑफ सक द लिक्विडिटी आउट ऑफ दीज पीपल सो दैट दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल ड्राइव। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, कुछ छुपी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी एक सेक्टर के मुतालिक। ये सोचना कि वो किसी सियासतदान के साथ हैं, ये गलत सोच है। मेरी ये राय है, पता नहीं आप अग्री करें नहीं करें। लेकिन जो देखिए, मैं ये कहता हूँ 3 साल गवर्नमेंट ने कोशिश करी ना कि बगैर रियल एस्टेट को सपोर्ट किए हुए इंडस्ट्री चल जाए, नहीं चली, जीडीपी बढ़ जाए, नहीं चली। सो ये मैंने यही कहा ना, ये फेवर नहीं हो रहा है, ये इस वक्त की जरूरत है। और बल्कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप खुद देखिएगा कि ये लिक्विडिटी बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी, और जब वाइप आउट होके कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी, इट विल नॉट बी कलेक्टिव बेनिफिट। आप देख लीजिएगा 6 महीने बाद क्या होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब ने गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो इकदाम करें जहां से हमारे मुल्क का फायदा हो। लेकिन आपकी बातें सुन के लोगों ने सौदे रोक दिए। आपकी बात सुन के आई लोगों ने सौदे रोक दिए। आपने कहा टैक्स माफ होने वाला है, 4-5 लोग डीलें बना के बैठे हुए थे, उन्होंने प्रोग्राम देखा लाइव और उन्होंने कहा हम डील ही नहीं कर रहे भाई, ये बता रहे हैं 4.5% नहीं होगा, अब कम हो जाएगा। तो लोगों ने डीलें कैंसिल कर दी। बयाने बयाने का भी सिलसिला खराब कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस चलेगा, मार्केट चलेगी तो सर्वाइवल होगा सबका। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ये आ रहे हैं तो बता देना, लोग डीलें रोक लें अपनी। भाई आने वाला है टैक्स में रिलीफ, तो भाई ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। मैंने आप देखिए, सबके नसीब का फायदा होता है। कुछ आपके नसीब का है, कुछ राहिल, कुछ मेरे, कुछ आगे वाले के। जी। किसी का नसीब आप रोक नहीं सकते। जो चलता रहेगा,
कोई लेगा, कोई बेचेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ गोज ऑन। बट गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में और इवन हमारी इदारों में भी ये रियलाइजेशन है कि अब ये वक्त है कि इस इंडस्ट्री को चलाया जाए, क्योंकि गल्फ में एक बहुत बड़ा पैसा का एक्सोडस होने वाला है, जो अगर हमने टाइमली इसका सोल्यूशन नहीं दिया, वो जाएगा टर्की, वो जाएगा स्पेन, वो जाएगा पोर्टुगल। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई तो वो वहां जाएगा। जी जी, पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल। अगर आपने नहीं पॉलिसी बनाई तो यकीन माने आप सिर्फ देखते रहेंगे और वो चिड़िया छुप जाएगी खेत, वो चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पैसा जाएगा इजी। आजकल ऐसे मुल्क आए हुए हैं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जॉर्जिया जैसे मुल्क हैं और मुल्क हैं, वॉक इन वॉक आउट बैंक अकाउंट खुलते हैं। आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलने के लिए आते हैं, ऐसे लगता है कि आप उनके दामाद बनने के लिए आए। वो आपसे इतने सवाल पूछ लेगा, आपको कहना पड़ जाएगा भाई मैं रिश्ता लेने नहीं आया हूँ। आप बैंक गए होंगे ना, आप देखा होगा इतने सवाल पूछे कहाँ से। जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल चल रही है ना, तो ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान आने को ज़्यादा मैं समझता हूँ कि देंगे, तरजीह देंगे, बजाय कि जॉर्जिया या दूसरे ममालिक में जाएं। तो इस टाइम ये है कि अच्छी ये टाइम भी अच्छा है, पॉलिसीज अच्छी बननी चाहिए हुकूमत की, जिस तरह हसन भाई ने। अरे आप लोग, आपके साथी काले कोट वाले वो आजकल घूम रहे हैं सारे। कोई बोला आ जाओ मैं बारबाडोस लेके जाऊं, कोई बोला आओ मैं केमन आइलैंड लेके जाऊं। अरे छोड़ दे राहिल हारून साहब, आपको नहीं पता आपके सारे साथी जो है वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बरमूडा की शहरियत दिलाऊं, आओ $1.5 लाख में ये दिलाऊं। कोई छुपी हुई बात है ये तो ओपन है, करने से मार्केटिंग हो रही है, नहीं होता। मगर इंशाल्लाह मुल्क ने तरक्की करनी है और ये यहीं से जो है वो उड़ान। अभी हसन बख्शी साहब तो मानेंगे नहीं, लेकिन आबाद के बहुत सारे मेंबर जो बहुत ज्यादा तुर्की जाते थे, जाहिर बात है वहां पे क्यों जा रहे थे, वो इजी था ना, वहां पे बिजनेस करना इजी है। अभी राहिल साहब खामोश हो गए, अब हसन बख्शी साहब बोलेंगे, वो बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, वहां पैसे गवा के आए हैं सारे बिल्डर, मैं बता रहा हूँ। तुर्की में जाके पैसा लगाया, करेंसी गिर गई। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमने सच बात करनी चाहिए। सच बात यह है कि मुझे किसी मुख्तलिफ इदारों वालों ने पूछा कि पाकिस्तान से पैसे बाहर गए हैं या नहीं जी। मैंने बोला बिल्कुल गए। तो बोला क्यों गए? मैंने बोला अगर देखिए, हम कारोबारी लोगों को पैसे लगा के पैसे कमाने की आदत है, पैसे पे पैसे कमाने की आदत है, हमें और 2 नंबरी नहीं आती है। बहुत हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, पर अगर हमारे मुल्क में हमें काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, हमारे मुल्क में हमारी जान। हसन बख्शी साहब, सुपर हाईवे के ऊपर जितने प्रोजेक्ट लगे वहां पे तो डेवलपमेंट हो नहीं रही। पीर बाबा दुबई में जाकर अपनी हाउसिंग सोसाइटी दे चुके हैं। अरे पीर बाबा और बाकी बिल्डर भी, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, उन्होंने जाके वहां दुबई में डिलीवरियां देना शुरू कर दी हैं। ये ज्यादती है सर। नहीं, मैं आपको सुन तो लेता, आप दूसरे की बात तो सुने। बात ये कि अगर अपने मुल्क में जान माल और इज्जत का तहफ्फुज नहीं होगा तो देखिए, आदमी को घर के खर्चे तो करना, तो आदमी तो कारोबार करेगा ही। आप कारोबार करने से नहीं रोक सकते किसी को। आप मौके देते हैं, आपके पास करेगा, क्यों अपने घर से दूर जाएगा काम करने आदमी? तो खुशी से जाता है। वालिदैन की कब्रें यहाँ हैं, बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पर हम तो खुशी से जा रहे हैं बाहर। जो हम में से गए नहीं, खुशी से नहीं गए। आपने यहाँ प्लॉटों पे कब्जे, 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन, एग्जैक्टली, इदारों की बदमाशी, ये सब भी तो एक फैक्ट है ना। इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसको सही करना पड़ेगा। Villages in Punjab, with all due respect, sir, villages in Punjab have computerized data today. GIS verified. In 2 or 3 days you can get your things done. Agricultural land आप करवाने के लिए जाएं, 2 or 3 days your job is done. Same day it is happening in Lahore. Why is this not happening in Karachi? Yes. Why is this not happening in Sindh? Yes. The financial capital of the country is thinking and bleeding and nobody is opening his eyes. Yes, I agree to it. मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप मुझे बताएं। मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता हूँ जो पैसे ले गए। देखें, आप मौके नहीं दे रहे हैं लोगों को। सर, हमारी हर ड्राइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंप्यूटर के ऊपर तैयार होती है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो आर्किटेक्चरल हो। ये सारी कंप्यूटर की ड्राइंगें हम कंप्यूटर के जरिए जमा करवा सकते हैं, लेकिन बिल्डर जाके अपने जूते घिस के जाके इनको जमा करवाता है, 10-10 दफ्तरों के चक्कर लगाता है। आप मुझे बताएं, इज इट अलाउड? दिस डिजिटाइजेशन शुड हैव हैपेंड 25 years ago मेरे ख्याल से।
मेरा जो ख्याल है, हसन बख्शी साहब इसको बेहतर बताएंगे, क्योंकि आप पता होगा HVAC की ड्राइंग हो, हमारी कोई भी ड्राइंग हो, सब तो कंप्यूटर में होती है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं हसन बख्शी साहब मैं आपको? नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं दुबई गया और हमारे अपने बिल्डर से 25-50 लोगों से उन्होंने मुझे दावत पे बुला, मैं मिला। मैंने बोला यहाँ का दुबई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दफ्तर तो बता दें कहाँ है। नहीं, जैसे हमारे बच्चे को भी हमारे बिल्डिंग कंट्रोल का दफ्तर मालूम है ना। नहीं, 1 विंडो है वहां पे, दुबई में 1 विंडो है, तो किसी को पता ही नहीं दफ्तर कहाँ है। मतलब यहाँ तो देखें, हमें ये फंडामेंटली दुबई में चीजें सीधी करनी पड़ेंगी, तब इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ। जी जी। और इसमें the army or the army establishment or the political leadership have to put their step down. Enough is enough. Economic sabotage मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। But the issue is, I'll be very clear with you, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको बताता हूँ, इशू ये है कि there is a big nest of misdoings and irregularities that exist. आप हैरान होंगे, अगले दिन मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था पाकिस्तान की। आप लोगों को पता है कि आपका लैंड रिकॉर्ड, जिसका एक एक सफ़ा जो है वो आपको बचा के रखना पड़ता है। बिल्डर बेचारा आधी रात को जागकर अपनी बार बार अलमारियां चेक कर रहा होता है कि मेरे कागज़ सही जगह पे पड़ा है या नहीं। आपको पता है उसका जो बैकअप रिकॉर्ड है वो किस साल में पड़ा हुआ है? आपने देखी होगी वो रिपोर्ट। वो मैं आपको बताऊं, टैटर्स में है वो कागजात, किन हालात के अंदर है आप हैरान रह जाएंगे। टैटर्स में पड़े हुए, ऐसे फिके हुए हैं। नहीं, वो अपनी मर्जी से उसकी जो ओरिजिनल फाइल जो वहां पड़ी है ना रिकॉर्ड रूम में, मैनुअल कागजात निकाल लिए जाते हैं और उससे मांगा जाता है कि 25, 30, 40% शेयर दो कोर्ट में, तब ये कागजात वापस लगेंगे, वरना 25 साल 40 साल को भुगतते रहो। तो आप मुझे बताएं ना सर, ये तो सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। इसकी तो माइक्रो फिल्मिंग का बहुत पहले जिक्र हुआ था। आपको पता है सिंध का एक डिपार्टमेंट है, हम तो FBI करते रहते हैं, BOR नाम का एक डिपार्टमेंट है जहां सारा आप लोगों का रिकॉर्ड महफूज होता है। वहाँ पर माइक्रो फिल्मिंग वगैरह की अरेंजमेंट भी मौजूद है। अगर इधर उधर रिकॉर्ड KMC KDA के अंदर कहीं पड़ा हुआ है तो आप उसकी सिंगल फाइल बनवाएं ना सर। आप लोगों को इस वक्त फोकस ये करना चाहिए कि हर चीज़ की सिंगल फाइल की तरफ वर्किंग की जाए। हमारे बिजनेस लीडर जो है, बड़े कारोबारी आदमी अकील करीम डेडी साहब ने कहा कि मुझे हवाले कर दें, मैं 3 महीने में सही कर दूंगा। अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आएगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं होगा, जब तक प्रोसेसेस डिजिटलाइज नहीं होंगे, जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं आएगा। क्यों डिजिटलाइज नहीं हो रहा है? मैं यही तो आपको बोल रहा हूं कि वैसे तो FBR कहती है कि मैं आपसे इतना टैक्स लूंगी, इतना टैक्स लूंगी, तो ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के मामले के अंदर भी तो दे शुड बी स्ट्रिक्ट ना, कि वेयर आर द बैकअप रिकॉर्ड्स, दे शुड बी पर्टिकुलर अबाउट इट। देयर इज अ big vested interest. Few people are earning billions because of this mess. Yes, I have heard कि इस तरह होता है कि कभी कभार एक आध कागज़ अगर गुम हो जाए तो फिर जो बिल्डर के चक्कर लगते हैं, आपकी सोच है उसके फाइल ही नहीं मिल रही। मुझे और तो नहीं पता बाकी शहर और बाकी शहरों का और मुल्क का, वरना मैंने इनसे पूछना था। हमारे सिंध का जो है 3रे नंबर पे आबादी वाला शहर सक्खर है, जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसके मुतालिक भी मैंने बात करनी थी, लेकिन वक्त मेरे पास मुख्तसर है। बहुत सारे बिल्डर जो हैं वो कराची में भी जो काम कर रहे हैं वो सक्खर से आए हैं। सक्खर में भी काफ़ी काम होना चाहिए। 3रा बड़ा शहर है, संगम पे वाक़े है, और कहते हैं कि जो लोग 3 ज़ुबानें बोलते हो ना, उनसे ज़रा एहतियात करनी चाहिए। तो सक्खर के लोग 3 ज़ुबानें बोलते हैं हमारे यहाँ, एक हमारी वाली भी बोलते हैं सिरैकी, ठीक है, मैं भी बोल लेता हूँ वैसे, और पंजाबी भी बोल लेते हैं, सिंधी भी बोल लेते हैं। तो मैं भाई एहतियात करता हूँ सबसे, ये लोग तेज़ होते हैं बहुत। आपका बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राइल हारून साहब, आपने भी ज्वाइन किया। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। मैंने कोशिश तो ये की कि इसको मैं सिमटा के रखूँ, लेकिन आपको पता है गुफ्तगू फैल जाती है। आज उस मुबैना और जो मुतवक्के पैकेज के बारे में बात हो रही है, जिसको एमनेस्टी भी कहा जा सकता है, जिसको सरमायाकारी के लिए आसानी भी कहा जा सकता है, जिसको किसी तरह फ़्लो बरकरार रखने के लिए भी कहा जा सकता है। कुछ बातें इस मुतालिक भी हो रही हैं कि UAE के अंदर कोई बहुत बड़ा कैश ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिला है कि किस किस की वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन उससे फ़र्क इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में सरमायाकार हैं, सरमायादार हैं, ववांगे दहल वहाँ पर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कैपिटल यहाँ से लेकर गए। ऑब्वियसली दे कैन गेट इनटू ट्रबल, बट एक इम्पेडिमेंट आपको अभी बता दूँ
कि इट विल नॉट बी ईजी टू विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम दैट कंट्री एंड ब्रिंग इट बैक। इवन आपके ख्याल से उतने भोले तो नहीं है कि आपको इजाज़त दे देंगे एक दिन के अंदर आप उनकी मार्केट को कोलैप्स कर दें। उनके पास हज़ार तरीके हैं। सो दिस नीड्स टू बी ग्रेजुअल, स्ट्रीमलाइन, वेल प्लान्ड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू प्ले ए प्रोएक्टिव रोल। यहाँ पर पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है। IMF के साथ भी इन लूप होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम हर चीज़ तैयार कर लें, वी रन इनटू स्नैक्स। बेहतर ये है कि वी शुड सिट विद देम इमीडिएटली, सिट विद द स्टेक होल्डर्स एंड मेक श्योर कि ऐसी चीज़ बनाएं जो कि पाकिस्तान के और यहाँ के सरमायाकारों के हक़ में अच्छी हो। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।